जुड़ जाइए, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, उनको बोल दो जो लोग डिस्टर्ब हुए थे, कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। कई सारे बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि कि सर क्लासेस शुरू क्यों नहीं हुई। क्लासेस शुरू इसलिए नहीं हुई कि थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और प्रॉब्लम को दूर कर लिया गया है। आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं, और कुछ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट का जुड़ना अभी बाकी रह गया, ठीक है। ओके ओके, दैट्स गुड। हम बात करते हैं ऑल थिंग्स राइट सर, कि मैं गेमस का आ गया है कि सब कुछ सही चल रहा है। जब सब कुछ सही चल रहा है अब तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास का टाइटल क्या है? पूर्ति तथा पूर्ति का नियम। हम ये समझना है क्योंकि मांग और मांग के नियम के बारे में जान चुके हैं। एक पक्ष मांग, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक गतिविधियां दो इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से चलता है। एक साइड होता है खरीदने वाला यानी कि उपभोक्ता, दूसरे साइड बेचने वाला यानी कि उत्पादक। तो उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। यस हिमांशु, ओके हिमांशु, आपका मैसेज आया था मुझे, ठीक है। हिमांशु जी कैसे हैं आप? ठीक है, जब हम उपभोक्ता के बारे में पढ़ चुके हैं तो अर्थव्यवस्था को पूरा समझना है तो उत्पादकों के बारे में भी जानना जरूरी है, और उत्पादकों का व्यवहार किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जब हम पूर्ति और उसके नियम को समझते हैं। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, अनुराग सिंह गुड इवनिंग, यस जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं मेरे क्लास में, जल्दी से अपना फटाफट अपना नाम जरूर बता दीजिएगा कि कौन कौन जुड़ चुका है। नितिन शर्मा आ चुके हैं, ओके। नहीं ग्रुप आप मुझे बोल देते ना एक बार, मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करता नितिन शर्मा जी, ठीक है ना। आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर हर एक वीडियो में दे रखा होगा, आप मुझे मैसेज करते ना, मैं आपको जोड़ देता। चलिए खैर आप जुड़ गए, अच्छी बात है, वेलकम आपका मेरे ग्रुप में। और कोई भी प्रॉब्लम है ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम बात करेंगे पूर्ति के बारे में। पूर्ति क्या है, पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति से आप क्या समझते हैं, पूर्ति से क्या आशा है, तमाम तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। लेकिन आंसर आपका एक ही होना चाहिए कि पूर्ति क्या है। कि किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार रहता है। राकेश सिदार, हेलो, हाउ आर यू? सचिन जायसवाल, ओके सचिन जायसवाल, हेलो हेलो। तो पूर्ति के अर्थ के बारे में देखिए, एक उत्पादक, प्रत्येक उत्पादक ये चाहता है कि वस्तु की बिक्री से लाभ प्राप्ति है। तो वस्तु की बिक्री से लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचना होगा। लेकिन प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता हमेशा यही चाहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर ही वस्तु की मात्रा को बेचा जाए। नितिन शर्मा कुछ कह रहे सर, पहले मेरा नंबर 1 था। ओके ओके ठीक है, गेट दैट्स गुड। सचिन जायसवाल सर, मेरा सचिन जायसवाल, ओके ठीक है। राकेश सिदार, दैट्स गुड। चलिए हम बात करते हैं कि अब इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब क्लासेस को कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा लंबा क्लास है इसलिए जल्दी जल्दी हमें निपटाना भी पड़ेगा। और ये लोग आते हैं जाते हैं, बेटा क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे तभी तो क्लास पढ़ने का मजा आएगा। कुछ लोग आते हैं हाय हेलो करके चले जाते हैं, इससे क्या मजा। पूर्ति का अर्थ समझ में आया? देखिए दैट्स ऑल। पूर्ति किसे कहते हैं, सीधे से बात करें कि जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न अलग अलग कीमतों पर उसकी जितनी भी मात्रा वो मार्केट में बेचने के लिए तैयार रहता है, बेचना चाहता है, उस मात्रा को हम क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। जैसे मेरे पास कुछ सामान है और उस सामान को मैं बात चाहता हूँ कि इस मार्केट और मुझे 10 रुपए का रेट मिलेगा, तो मैं आपको इस सामान को बेचना चाहता हूँ, तो उसको पूर्ति कहते हैं। जैसे आप सब्जी मार्केट में देखे होंगे कि विक्रेता सब्जी मार्केट में दुकानें लगी होती, सजी होती है, हर चीज़ का रेट फिक्स होता है, 10 रुपए किलो, ये 20 रुपए किलो, ये 30 रुपए किलो। इसका मतलब होता है वह पूर्ति करे, क्योंकि उस कीमत पर वो उन सब्जियों को बेचने के लिए तैयार है। कीमत, मात्रा और तैयार होना, इन तीनों शब्दों से मिलकर पूर्ति का निर्माण होता है, ठीक है। हम अगर बात करते हैं परिभाषाओं की कि इसकी परिभाषाओं को कैसे, तो प्रोफेसर थॉमसन ने क्या लिखा, सॉरी थॉमस ने पूर्ति के बारे में लिखा और बताया कि वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। ओके, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि वस्तु की मात्रा क्या है, पूर्ति क्या है। थॉमस ने कहा है कि जब किसी निश्चित समय पर
एक विक्रेता वस्तु की अलग अलग कीमतों पर जितनी भी मात्रा वो बेचना चाहता है वही पूर्ति है। इसके अलावा इस चीज को जो है एक्सप्लेन किया प्रोफेसर मेयर ने भी अपने शब्दों में। मेयर ने क्या कहा, थोड़ा सा रुकिए, जरा माइक में दिक्कत हो रही है, मैं जरा माइक को, ओके स्टूडेंट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है ना वॉइस वगैरह जरूर बता दीजिएगा। चलिए अब ठीक है, मेरे ख्याल से अब माइक सही हो चुका है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पूर्ति। मेयर के अनुसार किस पूर्ति किसी वस्तु की मात्राओं की वह अनुसूची है जो विभिन्न कीमतों पर किसी विशेष समय या समय अवधि में, उदाहरण के अनुसार एक दिन, एक सप्ताह आदि में पूर्ति की सभी दशाएं स्थिर होती है, विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाती है। साफ बात एक ही है कि जब विक्रेता किसी निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचना चाहता है तो वही पूर्ति है, ठीक है। अब एक शब्द आता है, क्या पूर्ति स्टॉक है? क्या स्टॉक और पूर्ति में कोई अंतर है? बिल्कुल, पूर्ति अलग शब्द है और स्टॉक अलग शब्द है। दोनों में अंतर जानने के लिए दोनों का अर्थ जानना जरूरी है। पूर्ति का अर्थ तो अब समझ में आएगा, तो स्टॉक क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में मैंने स्टॉक के बारे में डिटेल से पढ़ाया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको एक लाइन में जानना जरूरी है कि स्टॉक क्या है। किसी वस्तुओं की वह मात्रा जो किसी एक विशेष समय पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद होता है, मतलब निश्चित समय बिंदु पर उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा स्टॉक होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह 7 बजे अपने दुकान पे गए, आप अपने दुकान में जैसे दुकान का शटर या फिर दुकान का दरवाजा खोलते हैं, आपके सामने जो भी माल उस समय पड़ा हुआ है वो आपका स्टॉक है। कहता है हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, गोदाम में इतना माल पड़ा हुआ है, मतलब एक निश्चित समय पर जितना भी सामान आपके पास रखा हुआ है वही स्टॉक है। जबकि पूर्ति क्या है? पूर्ति ये बोलता है कि आप अपनी वस्तु जितनी भी स्टॉक है उसमें से जितनी भी मात्रा एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार होता है। स्टॉक में ना समय की बात की जाती है ना कितना, स्टॉक में यह बताया जाता है कि एक निश्चित समय पर उपलब्ध वस्तु की मात्रा, एक निश्चित समय पर उपलब्ध वस्तु की मात्रा स्टॉक है, जबकि एक निश्चित समय पर जितनी मात्रा हम बेचने के लिए तैयार होते हैं वो पूर्ति है। क्योंकि जरूरी नहीं है जो सामान रखा वो हम बेचेंगे, अगर जो रखा हुआ है तो स्टॉक है, अगर उसी को हम बेचने के लिए तैयार है तो वो पूर्ति है, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं पूर्ति के प्रकार की, भाई भैया बताइए पूर्ति कितने प्रकार की होती है? इंडियन आर्मी प्रणाम, इंडियन आर्मी को सादर प्रणाम मेरा। तो पूर्ति के प्रकार की बात करते हैं। पूर्ति के दो प्रमुख प्रकार है, एक है व्यक्तिगत पूर्ति और दूसरा बाजार पूर्ति, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई और बाजार मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो यहां पर हाँ एक चीज में है, आज कमेंट में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया यूट्यूब में, कमेंट में एक पुराने वीडियो पे आज कमेंट किया कि सर आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छे से समझाते हैं, मेरी कोशिश है वो समझाना, लेकिन आपके जो है वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहा है। इसके पीछे कुछ रीज़न है, मुझे खुद नहीं पता बेटा उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि मैं टैक्स का भरपूर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जो है भरपूर तरीके से हर एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अगर किसी को इस बात के बारे में पता है कि किस तरह से व्यूज़ वगैरह बढ़ाए जा सकते हैं, किस तरह से डिस्क्रिप्शन या टैक्स को बदले जा सकते हैं, मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी इस कहीं ना कहीं इस टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए होंगे। कोई भी अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से मैं व्यूज़ वगैरह को इंप्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में या डायरेक्ट मुझसे जुड़ के इस नंबर पर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत बहुत थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं वीडियोज़ मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से व्यूज़ वगैरह नहीं आ पा रहे। क्या रीज़न है ज़रूर बताइएगा। तो पूर्ति के प्रकार की बात करते हैं, पूर्ति के कितने प्रकार है, ठीक है। पूर्ति के प्रकारों की अगर बात करते हैं, दो प्रकार है, व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति। तो दोनों के बारे में हमें डिटेल से समझना है कि ये दोनों है क्या। जब व्यक्तिगत और बाजार पूर्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले आ गया व्यक्तिगत पूर्ति। वस्तु की वह मात्रा, वस्तु की वह मात्रा जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार रहता है, उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। मतलब एक बाजार में जब एक ही विक्रेता की बात होती है कि एक ही विक्रेता, एक ही उत्पादक, या यूं कहें एक ही दुकानदार, कितना, एक ही दुकानदार जितने भी वस्तु की मात्रा बेचना चाहता, मतलब यहां पर केवल एक व्यक्ति की बात होती है। उस व्यक्ति
अंकित, हाय अंकित, कैसे हैं आप? थोड़ा लेट आए हैं आप अंकित। ये अंकित भी डेली क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सचिन जायसवाल, इंडियन आर्मी, और अनुराग सिंह, हिमांशु, डेली की क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि व्यक्तिगत पूर्ति क्या है। पूरे बाजार में जब केवल हम एक ही विक्रेता के पूर्ति की मात्रा की बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत पूर्ति हो गई। जबकि दूसरे नंबर पे है बाजार पूर्ति। किसी वस्तु बाजार में सभी उपस्थित फर्मों द्वारा, यानी कि जितने भी बाजार में जितने भी उत्पादक मौजूद है, सभी उत्पादक जो है, जितने भी उत्पादक मौजूद है, एक बाजार में एक है, दो है, तीन है, 10 है, 100 है, 50 है, जितने भी उत्पादक वस्तु के बाजार में उपलब्ध होते हैं, जब उन्हीं सभी की पूर्ति की मात्रा को जोड़ा जाता है कि सभी मिलके निश्चित कीमत पर कितनी वस्तु की मात्रा को बेचना चाहते हैं, उन सब का योग जो है बाजार पूर्ति कहलाती है। यूं कहे कि बाजार पूर्ति उद्योग पूर्ति को कहते हैं, क्योंकि सभी विक्रेताओं को मिलके उद्योग बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया व्यक्तिगत और एक व्यक्ति की पूर्ति व्यक्तिगत, और पूरे बाजार की सबकी मिला के बाजार पूर्ति। तो यहीं से हमारा बनता है और की पूर्ति तालिका। तालिका मतलब समझते हैं ना, टेबल, जहां पर हम चीजों को इस तरह से रॉ और कॉलम के माध्यम से दिखाते हैं। ये होता है टेबल, ये होता है कॉलम, और ये होता है रॉ, स्तंभ। ठीक है। तो जब इस चीज के बारे में बात करते हैं कि विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्राओं को यदि तालिका के रूप में व्यक्त कर दिया जाए तो इसे पूर्ति तालिका कहते हैं। इसे पूर्ति तालिका कहते हैं। और पूर्ति तालिका के दो प्रकार होते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्ति ही दो प्रकार की होती है। अगर दो लोग अलग अलग प्रकार की पूर्ति को अलग अलग तालिका में दर्शाया जाए तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, और दूसरा बन जाता है बाजार पूर्ति तालिका। दो प्रकार की पूर्ति तालिका है। ठीक है, समझ में आ गया? बेटा आप लोग कंजूसी करते हैं, इतने सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं, फिर भी कंजूसी कर रहे हैं लाइक की। और कंजूसी किस बात की पता है? शेयर की करते हैं। दोस्तों को भी जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा क्लास में जोड़ने की कोशिश कीजिए, सबको समझ में आना चाहिए। आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आपसे बस एक ही चीज मांगता हूं, भाई शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा। और एक सजेशन मांगा है, कोई ये बता सकता है मुझे किस तरह से व्यूज बढ़ाए जा सकते हैं? क्योंकि क्लासेस व्यूज, इतने मेहनत होने का व्यूज नहीं आते ना, थोड़ा खराब लगता है, तो जरूर बताइएगा। तो बाजार पूर्ति तालिका और दूसरा होता है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, इनके बारे में समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। एक विक्रेता किसी विशेष समय अवधि पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार होता है, उसको जब हम तालिका में, तालिका को सारणी भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, या फिर सूची भी कह सकते हैं। जब तालिका के माध्यम से व्यक्तिगत, एक व्यक्ति, एक दुकानदार, एक विक्रेता की पूर्ति की मात्रा को दर्शाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। ठीक है। पूर्ति तालिका में क्या दर्शाया जाता है कि वस्तु की विभिन्न कीमतें और उन अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा। और ध्यान में रखिएगा, पूर्ति तालिका ये बताता है कि वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होगी। यही पता चला। देखिए, वस्तु की कीमत 2, पूर्ति की मात्रा है 10। जैसे जैसे वस्तु की कीमत हमारी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर साफ संबंध नजर आता है। मतलब एक व्यक्ति के, एक दुकानदार के, एक विक्रेता, ये तय बताता है कि अलग अलग कीमतों पर, कीमतें के बढ़ने से वो पूर्ति की मात्रा किस प्रकार से बढ़ा रहा है, इस बात के बारे में जानकारी तालिका प्रदान करता है। वहीं पर हम दूसरी बात करते हैं बाजार पूर्ति तालिका की। बाजार पूर्ति तालिका क्या है? जब बाजार में सभी फर्में या विक्रेता मिलकर विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल मात्रा बेचने को तैयार होता है, इसको एक तालिका के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो तालिका बन के तैयार होती है उसे बाजार पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। ओके। तो बाजार पूर्ति की तालिका में मैंने कहा बाजार में उपस्थित सभी विक्रेता। मानते हैं एक बाजार में दो विक्रेता है, विक्रेता ए और विक्रेता बी। तो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विक्रेता ए कितना मांग रहा है? 2 पर 10, 4 पर 20, 6 पर 30। और विक्रेता बी में कितना मांग रहा है? 2 पर 5, 4 पर 10। तो दोनों विक्रेताओं की पूर्ति अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन बाजार पूर्ति की जब बात करते हैं,
ए और बी दोनों को आपस में जोड़ देते हैं कि ए ने 10 बी ने 20, दोनों को जोड़ गए तो 15, यानी कि दोनों ने मिलकर जितने भी वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार हुए उन सब का योग बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी तालिका बाजार पूर्ति तालिका के नाम से हम जान सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब पूर्ति तालिका के बाद हमारे पास आता है पूर्ति वक्र। वक्र का मतलब होता है पूर्ति तालिका का वक्र के माध्यम से, यानी कि जब हम पूर्ति तालिका को चित्र में प्रदर्शित करते हैं, चित्र के रूप में, यानी कि एक वक्र बनाएंगे इस तरह से, और जब इसको एक चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, ये होगी कीमत, यहाँ होगी पूर्ति की मात्रा, ये होगी पूर्ति वक्र। क्योंकि पूर्ति तालिका दो होती हैं तो पूर्ति वक्र भी दो प्रकार का होता है। एक है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एंड दूसरा होता है बाजार पूर्ति वक्र यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व। यस, 30 में 20, ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर व्यक्तिगत पूर्ति तालिका की, तो आगे इसको हम समझ सकते हैं इनको डिटेल से। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्या है? जब हम व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। मतलब साफ है, बाजार में उपस्थित एक विक्रेता की विभिन्न कीमतों पर जो उसकी पूर्ति की मात्रा है उसको चित्र के रूप में प्रदर्शित करना व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ति वक्र का ढाल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, जो ये बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के बीच में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे वस्तु की कीमत कितनी है, 2 4 6, यहां पर हम लेते हैं वस्तु की कीमत, ये हो गया कितना 2, एक बार बना के बताता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना, 2 4 6, ये हो गया 8 और यहाँ हो गया 10, और यहाँ पर लिखेंगे पूर्ति की मात्रा कितना हो गया 10 20 30, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। तो ये हो गया पूर्ति की मात्रा, ये हो गया वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत 2 है, पूर्ति की मात्रा कितनी है 10, यानी कि ये वाला पॉइंट। वस्तु की कीमत बढ़ के 4 हुई तो पूर्ति की मात्रा बढ़ के 20 हो गई, 6 हो गई तो पूर्ति की मात्रा बढ़ के 30 हो गई, 8 हो गई तो पूर्ति की मात्रा बढ़ के 40 हो गई, और कीमत 10 हो गई तो पूर्ति मात्रा बढ़ के कितनी हो गई 50 हो गई। तो जब हम इन सभी बिंदुओं की अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग कीमतों पर इन सबको मिला देते हैं तो ये जो ग्राफ बना, ये जो वक्र बना, इसी को हम बोलेंगे पूर्ति वक्र। क्योंकि ये केवल एक ही व्यक्ति के, एक ही विक्रेता की पूर्ति को दर्शा रहा है, इसलिए इसका नाम व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। यस, 10 20 30 सही बताया, 10 20 30 40 इस प्रकार से, क्योंकि कीमतें बढ़ती रही है सिद्धार्थ बाबू, क्योंकि वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। हर दुकानदार चाहता है कि जब कीमत बढ़ेगा तो ही मैं माल बेचूंगा, क्योंकि ज्यादा कीमत पर ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि विक्रेता लाभ के लिए ही काम करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाजार पूर्ति वक्र की। ये सेम है, जब हम बाजार पूर्ति तालिका को चित्र के रूप में, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे बाजार पूर्ति वक्र के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो बाजार पूर्ति तालिका को ग्राफ के रूप में अंकित करके बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त किया जा सकता है। मतलब विक्रेता ए विक्रेता बी, इन दोनों का अलग अलग बन गया तो व्यक्तिगत तो दोनों को जोड़ देंगे तो बाजार। इस प्रकार से यहां पर जब ग्राफ बनेगा, ये हो गया 2 4 6 8 10, ये होगी कीमत, और वहीं पर ये होगी पूर्ति की मात्रा। ठीक है, ये हो गया 15 30 45 60 75, सेम वही जैसा बनते हैं। 2 पे कितना हो रहा है 45 यूनिट का, 4 पे 30, 6 पर 45, 8 पर 60 और 10 पर कितना हो गया 75। इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया बाजार पूर्ति वक्र, जो ये बताता है कि बाजार में विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा की बिक्री हो रही है, मतलब कितनी वस्तुएं बिकने के लिए तैयार है बाजार में सभी विक्रेताओं के द्वारा। तो उसी को हम जो है बाजार पूर्ति वक्र के माध्यम से जानते हैं। ओके, एनी डाउट? यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, क्योंकि इसके आगे हम आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पूर्ति फलन, इंडियन आर्मी, दैट्स गुड। ओके,
पूर्ति फलन या पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक, पूर्ति फलन क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है, या सप्लाई फंक्शन को डिटर्मिनेट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स है? तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पूर्ति फलन से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल एक लाइन में जान लीजिए, ये आपके सामने लिखा भी है, क्योंकि हर चीज मैं रिटर्न में बताऊं कि आपको केवल मैं ओरल में समझाऊं, आप कहेंगे सर लिखे कैसे, तो लिखेंगे वैसे ही जैसे मैं आपको दे रहा हूं। शॉर्ट नोट्स है, आप आराम से एग्जाम में इसको डिक्टो करके याद करके लिख सकते हैं। आपका वाला बुक थोड़ा सा अलग है भाई राकेश सिद्धार्थ, आपका बुक किस प्रकार से अलग है? क्या आप अपनी बुक की फोटो या अपने बुक का जो है जो इंडेक्स पेज है वो इंडेक्स मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप में, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से आपकी बुक में फिलहाल कंटेंट है, ये समझने में हो सकता है थोड़ा सा अलग। ठीक है, तो यहां पर पूर्ति फलन क्या होता है? पूर्ति फलन ये बताता है कि किसी वस्तु की पूर्ति और उस वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले दूसरे घटकों के बीच का संबंध। क्यों? कुछ ध्यान में रखिएगा, कोई भी विक्रेता केवल कीमत को ही नहीं देखता, कीमत के अलावा भी बहुत सारे दूसरे कार चीजें हैं जिसको एक उत्पादक देखता है, विक्रेता देखता है, उसके बाद ही बेचना चाहता है। वो देखता है फ्यूचर में कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, ऐसा तो नहीं फ्यूचर में कीमतें बढ़ रही हैं, आज बेचना बेकार हो गया। बहुत सारे चीजें देखा जाए, संबंधित वस्तु की कीमतें कितनी हो रही है, उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि जिस कीमत में बेच रहा हूँ कहीं वो नुकसान तो नहीं हो रहा है। कई सारी चीजों को देखना पड़ता है, उसके बाद ही वो पूर्ति करने के लिए तैयार होता है। मतलब साफ है कि वस्तु की पूर्ति के लिए जो भी फैक्टर है उसको हम निर्धारक घटक के, जैसे कौन कौन सा है, इसको इस तालिका से समझ सकते हैं, इस इक्वेशन से। एस एक्स, एस मतलब होता है सप्लाई, एक्स मतलब वस्तु, वस्तु एक्स की सप्लाई बराबर एफ ब्रैकेट पी एक्स पी आर पी एफ टी एन जी एक्स जी पी। अब ये सब है क्या? ये हो गया वस्तु की पूर्ति। पी आर का मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमतें, पी एक्स का मतलब होता है जो वस्तु की बात उसकी कीमत, पीएफ का मतलब होता है उत्पादन साधनों की कीमत, टी का मतलब होता है उत्पादन तकनीक, उत्पादन की तकनीक का कम होना। यस यूपी बोर्ड, देखिए मैं बता रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं कमलेश है, क्या आप खड़े होकर नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल बेटा खड़े होकर पढ़ाऊंगा, मैं लैपटॉप में पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूं। लैपटॉप में पढ़ाने के लिए खड़े होकर पढ़ाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, खड़े होकर पढ़ाने में देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि चेहरा फेस नहीं करेगा। ठीक है, तो चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। आपको कोई दिक्कत हो रही है मेरे? चलिए, तो ये हो गया अलग अलग चीजें। फर्म का उद्देश्य क्या है, क्या फर्म केवल लाभ कमाना चाहता है या समाज सेवा के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहता है, फर्मों की संख्या कितनी है, सरकारी नीतियां किस प्रकार से है, भविष्य में वस्तु की कीमतें बढ़ने की संभावना है या नहीं, इन सब चीजों से वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। इसके अलावा और कौन कौन से घट चीजें हैं, इन चीज को डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक क्या कौन कौन से किस प्रकार से प्रभावित होती है, इन सब चीजों के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए बैठ के पढ़ाए या खड़े होके पढ़ाए, इट डजेंट मैटर। बात यह है कि पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको खड़े होके तब पढ़ाया जा सकता था जब मैं बोर्ड में पढ़ा हूं, क्योंकि अगर नोट्स देना है तो बोर्ड में पढ़ा पाना, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, पुरानी लाइव क्लास जहां पर मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, तो देखे होंगे शिकायतें बहुत आती कि सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने राइटिंग का झमेला ही हटा दिया है, मैं आपको विद नोट्स पढ़ा रहा हूँ ताकि नोट्स भी मिल जाए और राइटिंग की प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। अच्छा मैं छोटा दिख रहा हूँ, बात ये है, ओके ओके, मैं छोटा दिख रहा हूँ तो दिक्कत ये है, वो थोड़ा सा होगा एक कॉर्नर में। चलिए मैं नेक्स्ट कल से मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, ठीक है ना। जो फोकस होता है ना चेहरे का, या फिर इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा ताकि आपको सही से दिखे। इस चीज को मैं कल कर पाऊँ कि अब लाइव क्लास में सही करना तो सही नहीं है। मैं कल इस चीज को मेंटेन कर दूंगी, मैं मेरी जो साइज है थोड़ा सा बड़ा नजर आए आप लोगों को। चलिए आगे हम बात करते हैं, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन सा है। तो वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक में सबसे पहला घटक होता है वस्तु की खुद की कीमत। क्योंकि एक
विक्रेता हमेशा कीमत पर ध्यान देता है पहले कि वस्तु की कीमत कितनी है। कि वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है वो सोचता है यार ना बेचूं तो सही है, कीमत बढ़ जाती है सोचता है आप कीमतें बढ़ी हुई है, हो सकता है कल कम हो जाए तो बेच दो। इसका मतलब होता है वस्तु की पूर्ति और कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होती है तो वस्तु की पूर्ति भी कम होगी। नंबर टू, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। किसी वस्तु विशेष की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तु की कीमत से भी अप्रत्यक्ष। अन्य वस्तु मतलब जैसे चावल और गेहूं है, चावल और गेहूं, लोग या तो चावल खाएंगे या गेहूं से आटा बना के खाए, वो गेहूं से आटा पिसवा के रोटी बना के खाएंगे। दोनों ही एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तु है। अगर चावल की कीमत बढ़ती है तो गेहूं की पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गेहूं बेचने वालों को घाटा होगा, इसलिए वो पूर्ति कम कर देंगे। गेहूं की पूर्ति जैसे ही कम हो जाती है तो धीरे धीरे मार्केट में गेहूं की डिमांड बढ़ती है, बाद में पूर्ति वो अलग चीज होता है, कीमत वगैरह बढ़ने लगती है। इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। यस, घटक और तत्व एक ही है। देखिए ये घटक लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर तत्व भी लिखेंगे, निर्धारक तत्व, या फिर इसको निर्धारक कारक भी लिखेंगे, एक ही चीज है सब कुछ। इसमें कुछ सब कुछ एक ही चीज है। ओके। नेक्स्ट है उत्पादन साधनों की कीमत। देखिए वस्तुओं के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की साधनों की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर उत्पादन के साधन अगर बढ़ जाए, उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ जाए तो उत्पादन करने की लागत बढ़ेगी, जिससे उत्पादकों का लाभ कम होगा, जिससे वो उत्पादन की मात्रा कम कर देंगे, मतलब पूर्ति कम होगी। उसके विपरीत अगर साधनों की कीमत कम हो जाती है तो सीधी सी बात है उत्पादन लागत कम हो जाएगी, उत्पादकों का लाभ बढ़ेगा और वो उत्पादन बढ़ा देंगे, जिससे पूर्ति भी बढ़ेगी। तो साधनों की कीमत डायरेक्टली जो है उत्पादन पूर्ति को बढ़ाती है या कम करती है। नेक्स्ट तकनीकी स्तर। अगर उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, उत्पादन की तकनीक में सुधार हो रहा है, मतलब साफ है तकनीक जितनी एडवांस होती है उत्पादन की लागत उतनी कम होती है। उत्पादन लागत के कम होने से लाभ बढ़ती है और लाभ बढ़ने से वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। तो ये भी उत्पादन की वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़े। फर्मों की संख्या। किसी बाजार में किसी भी वस्तु की पूर्ति के उत्पादक के जितने अधिक फर्म होगा वस्तु की पूर्ति भी उतनी ज्यादा होगी। मतलब उत्पादन करने वाले ज्यादा तो वस्तु की पूर्ति भी ज्यादा, उत्पादन करने वाले कम तो वस्तु की पूर्ति भी कम। तो फर्मों की संख्या डायरेक्टली जो है यहाँ पर क्या हो रही है, वस्तु की पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करती है। और नेक्स्ट है फर्मों का उद्देश्य। एक फर्म का उद्देश्य क्या है। फर्मों के दो प्रकार के उद्देश्य होता है, एक तो लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना, इसी चक्कर में वो अधिक कीमत पर ही माल बेचेंगे, कम कीमत पर माल कम बेचेंगे, ऐसा नहीं नहीं बेचेंगे, कम बेचेंगे। लेकिन यदि फर्म का उद्देश्य अपनी बिक्री को बढ़ाना है तो कीमत चाहे कम हो, कीमत चाहे बढ़ जाए, वो अपनी वस्तु की पूर्ति को कम या ज्यादा नहीं करते हैं। ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कस्टमर को कैप्चर करना है तो यहाँ पर लाभ को नहीं देखा जाता है, बिक्री को देखा जाता है कि भैया बिक्री की मात्रा बढ़ाओ। तो वस्तु की फर्म का उद्देश्य भी पूर्ति को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है भविष्य में संभावित कीमत। प्रत्येक उत्पादक का ध्यान ये रखता है कि इन फ्यूचर वस्तु की कीमत क्या होने वाली है। जैसे खासकर सीमेंट, सरिया, ईंट, इन सब का बिजनेस करने वाले लोग, इनका ये ध्यान होता है क्या फ्यूचर में कीमतें बढ़ने तो नहीं वाली है। क्योंकि एक बार तेल का रेट 250 रुपए के आसपास हुआ था, बहुत सारे दुकानदार को पता चल गया था तेल का रेट बढ़ने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, तेल की सप्लाई कम कर दी और भर दिया गोदाम। गोडाउन भरने से क्या हो गया, क्योंकि फ्यूचर में कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में सप्लाई उन्होंने कम कर दिया। जैसे ही फ्यूचर में कीमतें बढ़ी उन्होंने फ्यूचर में सप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब भविष्य की कीमतें लाभ बढ़ाने की पूर्ति अधिक किया जा सकता है। यस, लाभ बढ़ने पर ही पूर्ति अधिक किया जाएगा। द अनुरोध यादव गुरु जी। हाँ अनुरोध यादव, नमस्कार अनुरोध जी, कैसे हैं आप। और लास्ट है सरकारी नीति। सरकार टैक्स या अनुदान संबंधी नीति किस प्रकार से बनाती है, इस प्रकार, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो भाई
उत्पादकों के ऊपर ज्यादा बर्डन आएगा, लाभ कम होगा तो पूर्ति कम कर देंगे, टैक्स कम हो जाएगा, उनको फायदा होगा तो पूर्ति बढ़ा देंगे। तो सरकार की नीतियां भी डायरेक्टली वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। ये सारे कारक देखने के बाद ही वस्तु की पूर्ति मार्केट में होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पूर्ति के नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पूर्ति का नियम। पूर्ति के नियम क्या बोलते हैं, देखिए अभी मैंने समझाया पूर्ति का नियम, सिंपल बात है। पूर्ति का नियम ये बताता है कि वस्तु की पूर्ति की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच में एक समान यानी कि धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पूर्ति के नियम के अनुसार अगर पूर्ति को प्रभावित करने वाले सभी कारक एक समान, अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी, जबकि वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की कीमत भी सॉरी पूर्ति भी कम होगी। तो ये नियम होता है, मतलब साफ है, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। इसीलिए जो पूर्ति वक्र होता है, ठीक है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ति का नियम वस्तु की पूर्ति के बीच में धनात्मक यानी कि प्लस पॉजिटिव ऊपर की ओर बढ़ता हुआ संबंध व्यक्त करता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोफेसर मार्शल, क्योंकि नियम जो है प्रोफेसर मार्शल की देन है, प्रोफेसर मार्शल ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि पूर्ति का नियम बताता है कि अगर अन्य बातें समान रहे, मतलब कीमत के अलावा दूसरे कारक, भविष्य में कीमतें, स्थानापन्न वस्तु की कई सारी चीजें, उन सब में कोई परिवर्तन ना हो तो जितनी कीमत अधिक होगी वस्तु की उतनी ही पूर्ति अधिक होगी। मतलब साफ है, वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा, वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी, वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो पूर्ति की मात्रा भी कम होगी। ऐसे में पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। देखिए, पहले ये कीमत है, ये पूर्ति की मात्रा है। ठीक है, अब कीमत बढ़ के होगी या इतनी, तो साथ ही साथ पूर्ति की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये सीधा सा नियम है और यही हमारा क्या है, पूर्ति का नियम कहलाता है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है तो अपने डाउट्स वगैरह मन में होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तुरंत लाइव है, आपके हर एक डाउट का मैं ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन करूंगा। अब बात होती है पूर्ति के नियम की मान्यताएं। पूर्ति का नियम कब लागू होता है? देखिए, मैंने कहा अन्य कारक स्थिर रहे, तो मैंने कहा ना, जब अन्य बातें स्थिर रहे या अन्य कारक स्थिर रहे, ठीक है, तो ऐसे में पूर्ति के नियम की मान्यताएं ये बताता है कि कौन कौन से अन्य कारक है। उसमें है कि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, स्थानापन्नों की कीमतों में, स्थानापन्न है ये, स्थानापन्नों की कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानापन्न मतलब जो एक दूसरे वस्तु को प्रभावित करती है। उत्पत्ति की साधनों की कीमत स्थिर होनी चाहिए, साधनों की कीमत ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। राके बाटसन के अनुसार, ओके, देखिए बाटसन का थोड़ा सा हेरफेर होता है, बाटसन का, प्रोफेसर मार्शल का, इन सब ने अपनी अपनी परिभाषा दी है और सभी परिभाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है तो एक ही चीज, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सरकारी नीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक्स गैमरेज, मिस्टर हिमांशु, इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये टॉपिक कम कंप्लीट होता है मैं जरूर बताता हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाइए मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बताया जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ठीक है, अभी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मैं क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ही ये बताना बेटर होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं क्रेता और विक्रेता की रुचि में, आदत में, फैशन में, इस सब में, क्योंकि फैशन बदल गया, जैसे अभी ठंड का फैशन, अभी ठंड का मौसम है, अब ठंड के मौसम में जो है ऊनी कपड़ों की डिमांड होगी, टी शर्ट वगैरह तो डिमांड नहीं होगी ना। तो इन सब से भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी पूर्ति का नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं।
अब बात करते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। अपवाद का मतलब तो क्या कुछ ऐसी भी दशाएं होती हैं जब पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? बिल्कुल। सबसे पहली बात है, कृषि वस्तुओं पर यह नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृषि की वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिन पर सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है, या फिर आकस्मिक स्थितियों में इसमें वस्तु की कीमत के बढ़ने पर हम जो है सप्लाई कम या ज्यादा नहीं कर सकते। सरकार का इसमें बहुत ज्यादा इसमें शक्ति होती है, तो ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा, जो वस्तुएं जल्दी खत्म हो जाती हैं, जो वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं, खासकर इसमें जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, फूल होते हैं, या फिर खाने पीने की सामान होता है, उस पर भी पूर्ति का नियम विशेषकर लागू नहीं होता, खासकर हरी सब्जियों पर। क्योंकि अगर आज नहीं बेचेंगे, अगर हम कीमतें कम ज्यादा होने का इंतजार करेंगे, तो वो सामान ही खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे में यहाँ पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा मतलब जैसे हीरे, जैसे सोफा हो गया, जैसे बहुत महंगी गाड़ियां हो गई, जैसे आईफोन हो गया, इन सब चीजों पर भी ये नियम लागू नहीं होता है कि कीमतें बढ़ेंगी तभी बेचेंगे या कम होंगी तभी नहीं बेचेंगे। ऐसा नहीं होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली चीजें होती हैं, कम कीमत पर भी या फिर ज्यादा कीमत भी बेचा जाता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना कि पूर्ति के नियम के अपवाद अगर आपसे पूछा जाए तो ये बता सकते हैं। इसके अलावा अब हमें क्या करना है? इसके अलावा हमें आगे बढ़ना है एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, पूर्ति में परिवर्तन। आपको ध्यान रखना, ये पूर्ति में परिवर्तन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि अभी हिमांशु ने कहा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नाम है मिस्टर एक्स गेमरेज, जिसका नाम हिमांशु है। उन्होंने कहा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो होता है, पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं? पूर्ति के नियम को क्या करेंगे? सचित्र व्याख्या कीजिए, एक क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा होता है, पूर्ति में परिवर्तन की विभिन्न दशाओं को चित्र सहित समझाइए। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर से। तो ये पूर्ति में परिवर्तन क्या है, चित्र सहित मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पूर्ति में परिवर्तन का मतलब होता है, आपने अभी पढ़ा है कि वस्तु की कीमतों के अलावा बहुत सारे कारक है जिससे वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती है। मतलब पूर्ति या तो बढ़ जाएगी, पूर्ति या तो कम होगी। तो पूर्ति की मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि किसके कारण? या तो कीमतों के कारण या तो अन्य कारकों के कारण। तो इस प्रकार से पूर्ति में अगर परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति में परिवर्तन यानी कि चेंज इन सप्लाई के नाम से जानते हैं। अब हमें समझना है कि परिवर्तन के कारण क्या है। तो पूर्ति में परिवर्तन के जो कारण है प्रमुखता दो है। नंबर वन, या तो कीमतों में परिवर्तन के होने के कारण पूर्ति बदलेगी, या फिर कीमत को छोड़कर अन्य कारकों के कारण। तो कीमत में अगर परिवर्तन होती है तो पूर्ति वक्र होता है संचलन। अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं पूर्ति वक्र का खिसकाव। तो इन दोनों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इन चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन कारण वस्तु की पूर्ति किस प्रकार से परिवर्तित होती है, समझाइए चित्र सहित। तो आपको समझाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? इसके अलावा कोई दिक्कत होती है जरूर बताइए। यस, आपका बोर्ड सीजी है ना, सीजी से है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का, आप अपने बोर्ड का सैंपल पेपर आपको मैं संडे की शाम को या मंडे तक आपको दे दूंगा। टाइप हो चुका है, बस आंसर लिखना बाकी है। कल रिकॉर्ड करूंगा और अब संडे को आपको मिल जाएगा, 100% गारंटी है मेरी। संडे को आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड का सैंपल पेपर मिल जाएगा। हेमा कोरंगा, जय श्री राम, कैसे हैं आप? हेमा कोरंगा, यस, सीजी बोर्ड का पेपर मैं आपको कहता रहा हूँ संडे को मिल जाएगा। ओके ओके ओके। अंकित, उत्तराखंड बोर्ड का तो आपको सैंपल पेपर मिल ही चुका है, और बहुत जल्दी में जो है अगले हफ्ते तक एक और सैंपल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अंकित जी। ठीक है ना, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ति में परिवर्तन का सबसे पहला रीजन, कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण पूर्ति वक्र का संचलन। ये कैसे होता है? ध्यान में रखना, यहाँ पर केवल कीमत में परिवर्तन की बात हो रही है। मतलब अगर अन्य बातें समान रहे तो कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो वस्तु की पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। आपको पता है कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो अगर इस
नियम की बात करते हैं, कीमत में कम होने से पूर्ति में कमी होती है, कीमत के बढ़ने से पूर्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार से जो कमी और वृद्धि होने से जो पूर्ति वक्र होता है, या तो ऊपर की ओर चढ़ता है या नीचे, सॉरी उल्टा कर दिया, पूर्ति वक्र या तो ये ऊपर की ओर चढ़ जाता है या नीचे की ओर खिसक जाता है। तो ये होता है ऊपर और नीचे की ओर पूर्ति वक्र अपनी जहां पर ही रहता है। तो ये केवल ऊपर की ओर नीचे क्या होता है, आना जाना होता है, इसको संचलित करना बोलते हैं। तो पूर्ति में जो परिवर्तन होता है यहां पर, ये दो प्रकार से होती है। ये तो पूर्ति का विस्तार होगा या पूर्ति का संकुचन होगा, दो प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए राकेश सर जल्दी ना सर प्लीज जल्दी बेटा, मैंने कहा संडे को आपको अपना सीजी बोर्ड का सैंपल पेपर मिल जाएगा। आयुष अथवाल हेलो बेटा, हेमा कुरंगा यूके बोर्ड से हो बोल के बेकम। चलिए सर आपका कोई नहीं टेलीग्राम चैनल तो नहीं, अनुरोध मेरा कोई टेलीग्राम चैनल तो फिलहाल तो नहीं है भी, लेकिन उसको मैं यूज नहीं करता। आप ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हर तरीके की हेल्प मिल जाएगी। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए अपना नाम लिख के, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यस आयुष अथवाल बताइए, आपको कुछ पूछना है अथवाल जी? आगे बढ़े। कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति वक्र में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? दो बार, एक है पूर्ति का विस्तार और दूसरा है पूर्ति का संकुचन। अब ये किस प्रकार से होता है उसकी बात करेंगे। नंबर वन, पूर्ति का विस्तार। अगर अन्य बातें समान रहे, किसी कीमत के अलावा किसी दूसरी चीज में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, और अगर केवल वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर हम रखते हैं वस्तु की कीमत और यहां पर रखते हैं पूर्ति की मात्रा। वस्तु की कीमत पहले 5 थी, अब मात्रा थी 10, और वस्तु की कीमत बढ़ के हो गई 10 और वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ के हो गई 20। तो इस प्रकार से पहले पूर्ति वर्ग कहाँ थी? यहां पर, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पर कीमत यानी कि 5, यहाँ पर पूर्ति की मात्रा यानी कि 10। वस्तु की कीमत 5 से बढ़ के कितनी हो गई? 10 हो गई, यहां पर आ गई। तो ऐसे में पूर्ति की मात्रा भी बढ़ के यहां पर हो गई। तो ये पहले पूर्ति वक्र यहां पर बन रहा था, अब खिसक के ऊपर की ओर चढ़ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या? पूर्ति का क्या होना? विस्तार होना, क्योंकि आगे की ओर पूर्ति खिसक रही है, खिसक नहीं सॉरी संचलित हो रही है, तो इसे बोलते हैं पूर्ति का। यहां पर एक ही वक्र रहता है। आयुष अथवाल आप कौन से बोर्ड से है? आयुष अथवाल जी आप कौन से बोर्ड से आप बताइए, और मुझसे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके बाद मैं आपको जो भी आपका बोर्ड होगा उस बोर्ड का सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट आप मुझे सैंपल पेपर का पीडीएफ मत मांगिए, कि पहले वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा, उसके बाद पीडीएफ की बात कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसा हुआ है कि मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर देता हूं, लेकिन आपके पीडीएफ के उसको होता है वीडियोस में कोई व्यूज नहीं आता है। सो डैट थोड़ा मुझे भी फायदा होना चाहिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो पूर्ति का विस्तार समझ में आ गया कि जब कीमत में वृद्धि होगी तो मात्रा भी बढ़ जाएगी। ऐसे में पूर्ति वक्र अपने स्थान से ऊपर की ओर संचलित होता है, इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। नेक्स्ट है पूर्ति का संकुचन। अगर अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं वस्तु की कीमत, यहां पर लेते हैं पूर्ति की मात्रा। ओके, वस्तु की कीमत है 10 रुपए, पूर्ति की मात्रा है यहाँ पर 50। वस्तु की कीमत कम होगी, कितनी होगी? 6, तो पूर्ति की मात्रा भी कम होगी, कितनी होगी? 30। तो इस प्रकार से कीमत में कमी होने से मात्रा में कमी होती है। मतलब ये देखिए, पहले वस्तु की पूर्ति कीमत यहां थी और पूर्ति की मात्रा यहां थी। अब वस्तु की कीमत में कमी हो गई, यहां पर नीचे P1, और तो उसकी पूर्ति की मात्रा में भी कमी हो जाती है Q1। तो ऐसे में ये ऊपर से नीचे की ओर संचलित हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। इसी को बोलते हैं क्या होना? पूर्ति का संकुचन होना। क्या होना? संकुचन होना। ठीक है, यस आयुष अग्रवाल यूके बोर्ड। ठीक है, आप यूके बोर्ड से है ना, बस मुझे
व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। यूकी बोर्ड का सैंपल पेपर, यूकी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्लास खत्म होने के बाद ही मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर हेमा कोरंगा भी है। हेमा कोरंगा जी आप अगर जुड़ी हुई है तो आप भी मुझे मैसेज कीजिएगा इस व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं भी आपको कीबोर्ड का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजी से तैयारी कर सकते हैं। हेमा कोरंगा जी अगर आप मुझे सुन रही है तो बताइएगा। तो पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, मतलब कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत को छोड़कर अगर दूसरे कारक जैसे तकनीक सुधार, यातायात के साधनों का विकास, आय में वृद्धि, या फिर मौसम में परिवर्तन, भविष्य की कीमतों में परिवर्तन, इन सब कारणों के कारण अगर वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन से जो पूर्ति वक्र होता है, जैसे ये पूर्ति वक्र है, या तो दाईं ओर या तो बाईं ओर खिसक जाता है, और ये परिवर्तन ही पूर्ति वक्र के खिसकाव के नाम से जाना जाता है। ये खिसकाव दो प्रकार से होता है, एक तो बोलेंगे पूर्ति में वृद्धि होना और दूसरे को बोलेंगे पूर्ति में कमी होना। और इन दोनों को भी आपको समझना है कि किस प्रकार से होता है। बेटा ग्रुप में ही भेजेंगे, ठीक है, ग्रुप में ही भेजेंगे, आपको परेशान मत होइए, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से हुआ, वृद्धि और कमी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ति में वृद्धि। अगर वस्तु की कीमत समान रहे, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे कारण जैसे तकनीक सुधर गया, भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने वाली आशा है, या फिर संबंधित वस्तु की कीमतें कम हो रही है, इन सब कारणों से वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर वस्तु की कीमत 10 रुपए में कितनी इकाइयों की थी? 10 रुपए में थी 30 इकाइयों की पूर्ति। कीमत अपनी जगह पर है तो 30 से हो गई है 50 इकाइयों की पूर्ति। तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पूर्ति की मात्रा में जरूर हो गया। पूर्ति की मात्रा वृद्धि हो गई। इस स्थिति को, जो पूर्ति वक्र पहले यहां था, ये वाला पॉइंट, ये है कीमत, और ये हो गया पूर्ति की मात्रा, सप्लाई। अब कीमत में परिवर्तन नहीं रहा, केवल पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। इस प्रकार से नया वक्र यहाँ पर बनेगा, ये हो गया S1। तो ये आगे की ओर खिसक रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं खिसकाव, और इस स्थिति को बोलेंगे पूर्ति में वृद्धि। समझ में आ गया आप लोगों को? डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? देखिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा एग्जाम में होता है, अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। अंकित जी, अनुरोध, आयुष, हेमा कुरंगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, सिद्धार्थ जी, तो जरूर बताइए। ये डाउट के पूछने से, बताने से ही सॉल्व होगा, अदरवाइज मन में रहेगा तो कोई फायदा नहीं। अब बात यह है कि पूर्ति में वृद्धि की, मैंने कहा ना, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, वो अन्य कारक कौन कौन से हैं? कि अन्य कारकों में या कीमत को छोड़ के दूसरे जो कारक, वो कौन कौन से अन्य कारण है? तकनीकी प्रकृति, मतलब तकनीक में सुधार हो रहा है, उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी हो रही है, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी हो रही है, उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन हो रहा है, लाभ की जगह वो पूर्ति की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, उद्योग में फर्मों की संख्या बढ़ रही है, भविष्य में वस्तु की कीमत घटने की संभावना है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहे, आज ही वस्तु बेचेगा, करों में कमी होना, अनुदान में वृद्धि होना, इन सभी कारणों से वस्तु की कीमत में ना परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, और पूर्ति वक्र अपनी स्थान से छोड़ के आगे कोई और खिसक जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया पहला। दूसरा होता है पूर्ति में कमी। पूर्ति में कमी क्या होता है, ध्यान रखिएगा, उसका उल्टा। अगर वस्तु की कीमतें समान रहे, लेकिन किसी दूसरे कारणों के कारण वस्तु की पूर्ति अपने आप ही कम हो जाती है, तो उसे पूर्ति में कमी कहते हैं। जैसे वस्तु की कीमत है 5 और वस्तु की पूर्ति की मात्रा हो रही थी कितनी? 20 इकाइयों की। कीमत अपनी जगह पर ये 5 ही रहे, कीमत में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन पूर्ति की मात्रा 20 से कम होगी, कितनी हो गई? 15। तो पूर्ति में जो कमी होती है ना, इस कमी को पूर्ति में कमी कहते हैं। मान लीजिए ये है आपका, पहले वस्तु की कीमत है 5 और ये होगी पूर्ति की मात्रा, ये होगी P और ये हो गया Q। अचानक क्या हो गया? पूर्ति कम कर दी गई कुछ कारणों से,
ऐसे पूर्ति वक्र जहां ये था, अब यहां से खिसक कर ऊपर की ओर ये पहुंच गया यहां पर। तो ऐसे में देखिए पूर्ति की मात्रा क्यों अब क्यों से कम होगी, कितनी होगी Q1। तो ये जो स्थिति होती है पूर्ति में कम होना, इसी को बोलते हैं पूर्ति में कमी। अब ये क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, अगर मशीनें तकनीक पुरानी हो जाए तो जाहिर सी बात है लागत बढ़ेगा, और कोई भी ज्यादा लागत पर जो है पूर्ति नहीं करना चाहेगा। उत्पादन के साधनों की कीमत होने से भी उत्पादन लागत बढ़ती है। मतलब जब भी लागत वृद्धि हो तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो कोई भी उत्पादक जो है पूर्ति नहीं करना चाहेगा, उत्पादन नहीं करना चाहेगा, सीधी सी बात है। स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी वृद्धि हो जाना, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी आ जाना, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत, अगर एक दुकानदार को पता चल जाए आने वाले 2 महीनों में वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वो आज नहीं बेचेगा ना, या फिर फर्मों के उद्देश्य में कमी परिवर्तन होना, इन सब कारणों से वस्तु की पूर्ति में कमी आती है, जबकि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन दूसरा आता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करके रखिएगा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, कि वस्तु की पूर्ति एवं पूर्ति में वृद्धि में क्या अंतर है। ठीक है, तो वस्तु की विस्तार एवं पूर्ति में वृद्धि में अंतर, तो दोनों ही में पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, इसका अर्थ है वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा का बढ़ना, जबकि पूर्ति में वृद्धि कहता है कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना लेकिन पूर्ति बढ़ रही है, या फिर कीमतें कम हो रही है फिर भी उतनी ही पूर्ति हो रही है, मतलब इसी में कीमतों का प्रभाव वस्तु की पूर्ति पर नहीं पड़ता है। नंबर 2, इसका प्रमुख कारण है अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमतों में वृद्धि होना, जबकि पूर्ति में वृद्धि मतलब इसका मुख्य कारण है वस्तु की कीमत के अतिरिक्त दूसरे कारणों में परिवर्तन होना। नंबर 3, इससे हम उसी पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर संचलित करते हैं, जबकि पूर्ति में वृद्धि की दशा में पूर्ति वक्र, ये विभाग लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस, ये वक्र होगा पूर्ति वक्र, अपनी दाईं ओर खिसक जाता है। मतलब यहाँ पर पूर्ति वक्र यहाँ से आगे की ओर और यहाँ पर पूर्ति वक्र वही रहता है, अपनी जगह से ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे चित्र के माध्यम समझे, ये है पूर्ति वक्र का विस्तार, ये पूर्ति वक्र है, पहले यहां बना था, ये होगी कीमत और ये होगी पूर्ति की मात्रा। अब कीमत में वृद्धि होगी P1, तो पूर्ति वक्र यहां से खिसक कर ऊपर की ओर संचलित होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये है पूर्ति। जबकि पूर्ति में वृद्धि ये बताता है कि पूर्ति वक्र अपने जगह पर जो था, कीमत में कमी नहीं हुआ, अब अपनी जगह से खिसक कर आगे की ओर पहुंच गया, ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों में अंतर है, यहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आ गया पूर्ति से रिलेटेड। अब पूर्ति से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक बच गया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास ठीक 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा पूर्ति की लोच क्या होती है, और इससे रिलेटेड खासकर क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, पूर्ति की लोच क्या होती है, इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि रात के 8 बजे होने वाली है। ठीक है, आप सबका इंपॉर्टेंट होगा। अब बात ये करेंगे कि इस जो भी टॉपिक हमने पढ़ा आज की इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसको हमें रिवीजन करना चाहिए, तो हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा फॉर रिवीजन, आपको रिवीजन करना है, आपको पढ़ना है, अगर कोई डाउट होता है तो मुझे पूछना है। नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है पूर्ति किसे कहते हैं? राइटिंग थोड़ी खराब है, पूछ लीजिए, समझ में नहीं आया, चित्र सहित बताए। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है पूर्ति फलन क्या है? पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों या कारकों को लिखिए। ये हो गया। ठीक है,
तीसरा हो गया पूर्ति के नियम से क्या आशय है, चित्र सहित स्पष्ट करें। और चौथा है पूर्ति में परिवर्तन को उदाहरण सहित व्याख्या करें। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल के आता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यस, पूर्ति का नियम ये है, पॉइंट नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ठीक है, बताया स्क्रीनशॉट ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को आप लिखिए। किसी क्वेश्चन के आंसर लिखने में कोई भी डाउट होता है आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। कल फिर से शाम के 8 बजे मुझे आप लोगों का इंतजार रहेगा कि आप लोग जरूर क्लास ज्वाइन करेंगे जितने भी लोग हैं। और हाँ, अपने दोस्तों जो आपकी क्लास फ्रेंड्स है जो भी है सबको बोलिए कि इस चैनल पे आपको स्टैंडर्ड एकदम A1 क्लास के नोट्स और एक्सप्लेनेशन मिलेगा ताकि इसको आके जुड़े। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।